टाटा हैरियर और सफारी लेने वाले हैं उनको काफ़ी मदद मिलने वाली है इस वीडियो से। क्या काम का है, क्या फालतू है, कहाँ आप अपने पैसे बचा सकते हो। एक रफ अगर आप समझना चाहोगे कि टाटा हैरियर की सर्विस कॉस्ट क्या पड़ती है, एक इशू जो है वो अभी भी बरकरार है। हैरियर का क्लच अंदर के साथ साथ समय के साथ हार्ड होता है, कंपास को काटा, और दूसरा मेरे को ओवर प्राइस लगती है यार। सर्विसिंग कॉस्ट जो थी वो पहले जितनी थी वो अब धीरे धीरे बढ़ती चली गई। कंफर्ट देगी, इतनी कॉन्फिडेंस देगी जो कि महिंद्रा में नहीं ये दो चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। इंटीरियर में आपने क्या कर रखा है, कोई कोटिंग वोटिंग कर रखी है या इतनी कैसे आपकी कार चमकती रहती है, इसलिए भैया मैंने अपना ड्राई क्लीनिंग खुद घर पे मंगवा लिया है। और कैसा है ये, कैसा काम कर रहा है, कितनी पावरफुल मोटर है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अमरजीत सिंह और आज दोस्तों आप लोगों को पता है कि मेरे पास टाटा हैरियर है। ये पुराना वाला वेरिएंट है, फेसलिफ्ट वाला नहीं है, और ये टॉप है XZA+ ऑटोमेटिक वाला। और लगभग 3 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, 45,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। और आज का वीडियो मेरा एक ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। जो लोग टाटा हैरियर और सफारी लेने वाले हैं उनको काफ़ी मदद मिलने वाली है इस वीडियो से, क्योंकि मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ बताऊँगा। क्योंकि इससे पहले भी मैं हैरियर 1.5 साल रख चुका हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरे पास 5 साल का हैरियर को और टाटा को लेके एक्सपीरियंस है। और इसमें जो मैं पॉइंट्स उठाने वाला हूँ वो है कि भैया मेंटेनेंस क्या रहा है, सर्विस कॉस्ट क्या है, ये एवरेज क्या रहा है, जो कमियाँ थी वो इसमें दूर हुई कि नहीं, कुछ ऐसी कमियाँ हैं जो अभी भी बची हुई हैं, उससे कितना ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। साथ ही मैंने हैरियर क्यों ली, कंपास क्यों नहीं लिया, हेक्टर क्यों नहीं लिया, और कार आप देख रहे होगे कैसी चमचमा रही है, तो मैंने इसमें कोटिंग कौन सी करवाई, इंटीरियर में क्या कुछ अलग से प्रोटेक्शन लिया, ये सारी चीज़ बताऊंगा। क्या काम का है, क्या फालतू है, कहाँ आप अपने पैसे बचा सकते हो। हैरियर के साथ मेरा बिल्कुल ख़राब एक्सपीरियंस नहीं रहा, ठीक है। दूसरा, मेंटेनेंस कॉस्ट के नाम पे अगर बात करोगे आप, तो ऐसी कोई ख़ास मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आई सर्विसिंग के अलावा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी कि सर्विसिंग कॉस्ट जो थी वो पहले जितनी थी वो अब धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसमें कार का पार्ट्स का चीज़ नहीं है, जो हमारे कुछ टैक्सेस लगते हैं। और जो आप सर्विस सेंटर जाते हो ना, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो लिंक में ऊपर आ रहा है, आप क्लिक करके देखो कि किस तरह से फालतू के सर्विस चार्ज लगाए जाते हैं, जिसको आप बचा सकते हो। एक रफ अगर आप समझना चाहोगे कि टाटा हैरियर की सर्विस कॉस्ट क्या पड़ती है, तो आपको बता दें कि 15,000 से 20,000 के बीच में आएगी हर 15,000 पे, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ आप करवाते हो। तो मेंटेनेंस कॉस्ट उतनी महंगी नहीं है। अगर ब्रेक पैड नहीं करवाओगे तो 15,000 के अंदर आपकी सर्विसिंग रहेगी, जो मुझे लगता है कि फेयर इनफ है। अब बात रही कि भाई माइलेज की, कि माइलेज का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। माइलेज पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। हैरियर वो गाड़ी उन गाड़ियों में से है कि भले ही पावरफुल इंजन है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस ढंग से चलाते हो, वो हर गाड़ी में करता है। और इसमें भी अगर आपको ओवरऑल पिक्चर मैं आज आपको दे रहा हूँ, डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, वो भी लिंक में क्लिक करके आप देख सकते हो कि कैसा माइलेज निकलता है, कितने स्पीड पे चलोगे, 80 पे चलोगे, 100 पे चलोगे, 120 पे चलोगे, 120 के ऊपर चलोगे, क्या माइलेज मिलेगा, वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। लेकिन एक मोटा मोटा हम आपको बता दें कि 13-14 आराम से शहर में हैरियर जैसी गाड़ी दे देती है, और वो विथ AC, वो भी दिल्ली NCR जैसी जगह पे बोल रहा हूँ। और हाईवेज़ पे आप चलोगे, अच्छे से चलाओगे, 17-18 का भी माइलेज मिल जाता है। तो फेयर इनफ है। इतनी बड़ी गाड़ी 2000 सीसी की 170 हॉर्स पावर है, तो मुझे लगता है कि मेंटेनेंस के लिहाज से ये ठीक है। तो ये हो गया भैया पॉइंट नंबर 2। अब 3 जो इश्यूज़ थे, इसमें इश्यूज़ जो थे, गाड़ी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, स्टीयरिंग हार्ड था, जो कि अब सुधर गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, तो वो इशू रिजॉल्व कर दिया है। एक इशू जो है वो अभी भी बरकरार है। वो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये तो खैर कह लीजिए ऑटोमेटिक है, तो दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक वालों को कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर मैनुअल वाले हैं तो भैया जब गियर बदलते हैं ना, इसका गियर का ट्रैवल बहुत अंदर है, जिससे क्या होता है, और क्लच बाद में धीरे धीरे हार्ड होता है हैरियर का। मैं एक बात चीज़ बता दूं मैनुअल वालों, हैरियर का क्लच अंदर के साथ साथ समय के साथ हार्ड होता है। तो जब आप ऐसे करते हो ना, नी आपकी यहाँ पे टच होती है। अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं ना, ये आप देखो, जो लोग हैरियर ओनर ऑलरेडी हैं वो रिलेट कर रहे हैं, भाई यहाँ पे टच हो जाती है, जिससे पैर आगे नहीं जाता और थोड़े समय के बाद दर्द करता है। जब क्लच हार्ड हो जाता है ना, तो आप ये पैडल ना बहुत अंदर तक ऐसे रखना पड़ता है, तो ये इशू होता है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं या जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे बोलते हैं कि भैया मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, हैरियर अगर ले रहे हैं मैनुअल की ऑटोमेटिक, तो मैं बोलता हूँ आंख बंद करके ऑटोमेटिक ही लेना। माइलेज में कोई अंतर नहीं होता, 0.5 का अंतर आपको आएगा कि अगर आप नॉर्मल, आपकी गाड़ी 14 का माइलेज दे रही है, तो मैनुअल होगी तो 14.5 का देगी, बस, इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है भाई। तो ये हो गई बात।
अब एक बात और आती है भाई, जीप कंपास क्यों नहीं लिया और हेक्टर क्यों नहीं लिया। हेक्टर का भी मैं आपको बता दूं, ये जो सबसे बड़ा रीज़न है, ऑटोमेटिक ड्राइविंग का जो प्लेजर है ना, हेक्टर में डीजल में आता ही नहीं। हेक्टर अगर आप पेट्रोल लेने जा रहे हो तो पेट्रोल में क्या होता है, जो आपको गियर बॉक्स के साथ मिलती है, सीवीटी गियर बॉक्स के साथ, उसमें इतना खून पीती है भाई साहब कि आपको 7-8 के ऊपर एवरेज मिलता ही नहीं पेट्रोल में, और डीजल में ऑटोमेटिक नहीं मिलता, तो वहाँ पे कट हो जाता है। अब कंपास क्यों नहीं ली, ये क्यों लिया भाई, ये स्पेस देख रहे हो, ये स्पेस कंपास में नहीं मिलता है। वो केबिन जो है, ये इस तरह का लेग रूम, इस तरह का स्पेस, 3 लोग भी अगर हैरियर में बैठ जाए ना तो कंधे नहीं टकराते। और जो केबिन है ना, ये तो डार्क एडिशन है इसलिए थोड़ा सा आपको डार्क लग रहा होगा, लेकिन वैसे आपको एयरी फील होता है। कंपास में थोड़ा कॉम्पैक्ट लगता है। कंपास में ये लगता है कि भाई कंपास है, सेम इंजन भी इसमें फिएट वाला मिला है जो हैरियर में मिल रहा है, हेक्टर में मिल रहा है, अमेरिकन ब्रांड है, लेकिन जब अंदर बैठते हो ना तो क्रेटा सेल्टॉस वाला जो एक सेगमेंट नीचे वाली चीज़ है ना, वो फील आती है भाई अंदर से। चलने में अच्छी है, लेकिन जो स्पेस वाइज मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कंपास को काटा। और दूसरा, मेरे को ओवर प्राइस लगती है यार, उसकी प्राइसिंग ना बहुत ज़्यादा है जो उसको जस्टिफाई नहीं करती। तो ये हो गई भाई बात। अब जो लोग हैरियर सफारी लेना चाह रहे हो कि हैरियर लें कि सफारी लें, उन लोगों के लिए भी एक बात बता दूं कि भाई है, अगर आपकी फैमिली बड़ी है और बच्चे उसमें 2 हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, माँ बाप हैं उनके, और 2 बच्चे हैं, तब तो आप हैरियर सफारी ले सकते हो, क्योंकि पीछे वाली सीट पे बच्चे ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा लगेज कैरी करते हो और घर में एक ही बच्चा है और हस्बैंड वाइफ माँ बाप भी हैं, तो 5 लोग आराम से बैठ के बड़े बूट स्पेस का आप फ़ायदा ले सकते हो। अगर आप मॉडिफिकेशन वाइज समझने की कोशिश करोगे तो भाई लाइट्स को मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया है। जो नई वाली है, नई वाली में एक चीज़ कमी मुझे क्या लगती है कि लाइट्स थोड़ी सी कम हो गई, आपको अपग्रेड करवानी ही पड़ेगी। ये पुरानी में भी था, लेकिन पुरानी में क्या था, हाई बीम लो बीम सेपरेट थी, तो आप आराम से इस चीज़ को कैरी कर सकते थे, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। बाकी एज सच हैरियर में कोई दिक्कत नहीं है। जो ड्राइविंग कंफर्ट और साथ ही जो कॉन्फिडेंस देती है कॉर्नर्स पे, पहाड़ी पे, कहीं भी आप चले जाओ, वो हैरियर ना मतलब अल्टीमेट गाड़ी है। अगर महिंद्रा से लोग कंपेयर करते हैं कि स्कॉर्पियो एन लें, थार रॉक्स लें और हैरियर लें कि सफारी लें, अगर आप हैरियर ले रहे हो ना तो भूल जाओ बाकी सारी गाड़ी। अगर आप लंबा हाईवे पे चलने के शौकीन हो तो भाई आपको ये इतनी कंफर्ट देगी, इतनी कॉन्फिडेंस देगी, जो कि महिंद्रा में नहीं ये 2 चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक यूएसपी है, और माइलेज भी जिस तरह का मिलता है वो भी महिंद्रा आपको नहीं दे सकता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस टाटा हैरियर को लेके। 40-45 हज़ार किलोमीटर चला लिया और मेरे को एज सच कोई बड़ा इशू नहीं आया, ना ही कोई खर्चा आया। और बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, अमर भाई आपकी कार बड़ी चमकती रहती है, तो आपको बता दूं मैंने कोई पीपीएफ नहीं करवा रखा है, नॉर्मल सेरेमिक कोटिंग करवा रखी है, और हफ्ते में अगर एक बार हो वॉश कर दो, सबसे बढ़िया है, धूल नहीं जमती तो उसमें घिसट नहीं लगती, तो बढ़िया आपकी कार चमकती रहेगी। बहुत से लोग बोलते हैं ना, अमर भाई इंटीरियर में आपने क्या कर रखा है, कोई कोटिंग वोटिंग कर रखी है या इतनी कैसे आपकी कार चमकती रहती है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या मैंने स्पेशल कर रखा है और किस तरह से आप भी अपनी कार को इस तरह से चमका के रख सकते हो। तो भाई अंदर से अगर आपको अपनी कार क्लीन रखना है और एक फ्रेश एयर वाली फील आपको चाहिए, आपकी कार में एयर प्यूरिफायर हो चाहे ना हो, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके कार के इंटीरियर में अगर गंदगी रहती है ना, तो वो हवा जब चलती है, आप विंडो भी अगर जो लोग ओपन करके चलते हैं तो उसमें धूल उड़ती है और एक सर्कुलेशन, एक फ्रेशनेस नहीं रहती, भले ही आप कार में कोई भी परफ्यूम लगा लो। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हर बार आप ड्राई क्लीनिंग के लिए या कार वॉश के लिए तो जा नहीं सकते, तो इसीलिए भैया मैंने अपना ड्राई क्लीनिंग खुद घर पे मंगवा लिया है। और कैसा है ये, कैसा काम कर रहा है, कितनी पावरफुल मोटर है और कैसा ये देखने में और ड्यूरेबल कितना है, ये सारी चीज़ बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने ऊनो मिंडा का एक वैक्यूम क्लीनर मंगवाया है, जिसमें डुअल यूज़ हो सकता है, यानी 2 in 1 का एक यूज़ है। इसमें आपको टायर इन्फ्लेटर भी मिलता है, मतलब आपकी कार में अगर पंचर हो जाए या हवा कम होने लगे, आप हाईवेज पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इसको लगा के उसमें हवा भी भर सकते हैं, साथ ही अपनी कार को क्लीन भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये लाइट वेट मिलता है, 4 मीटर का वायर मिलता है, जो कि आप इसको अपने 12 वोल्ट के सॉकेट में जो सिगरेट लाइटर वाला होता है वहां पे कनेक्ट करेंगे, और 4 मीटर मतलब तो भाई 16 फीट हो गया, कहीं भी आप कार की तरफ उसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे सिगरेट लाइटर है। प्लस एक और चीज़ है कि 100 वॉट का सक्शन पावर इसका है, तो ये एक बढ़िया प्रोडक्ट है। अब देखते हैं इस प्रोडक्ट के साथ आपको क्या मिलता है। जैसे ये बॉक्स आया है, पहली चीज़ तो ये पाइप ऊपर रखी हुई है,
ये आपको एक स्टाइलिश सा वैक्यूम क्लीनर मिल रहा है, जो कि ये इधर आप देखोगे तो टायर इन्फ्लेटर वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसका फ़ैन की हवा निकलने का, ये आप सिगरेट लाइटर में कनेक्ट कर लोगे। वायर जैसा कि आपको बोला 4 मीटर का मिलता है। यहाँ LED लाइट्स के लिए है, ये आगे करोगे तो वैक्यूम क्लीनर चलेगा, पीछे की करोगे तो जो पीछे से हवा भरने वाली चीज़ है टायर में वो वाला काम करेगा। अब इसके साथ और क्या मिल रहा है, एक ये पाइप हो गई जो कह लो एक तरह से यहाँ पीछे कनेक्ट होगी और टायर में होगी, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही ये कुछ एडजस्टमेंट्स मिल रहे हैं जो आप इसको कनेक्ट करके, जैसे पतली लोकेशन होती है जैसे यहाँ पे है, तो मैं इस तरह से कनेक्ट करके इस जगह से भी इसको निकाल सकता हूँ गंदगी, या कारपेट वगैरह पे कहीं कुछ गंदगी फंस जाती, कई बार नहीं निकलती, तो इस तरह का ब्रश रहता है जिसको आप अटैच करोगे और ये आप सीधे अटैच कर सकते हो। ऐसे अटैच किया और यहाँ से इसको ऑन किया तो यहाँ से ये काम करने लगेगा। तो ठीक है, अटैचमेंट्स आपको कई तरह के दिए गए हैं। एक ये भी अटैचमेंट मिल रहा है जो इसको पाइप को कनेक्ट करेगा, जो आप थोड़ी सी लंबी कर सकते हो। एक चीज़ अच्छी है कि क्वालिटी अच्छी है, ये देख रहे हो आप, ऐसा नहीं ढीला है कहीं से, मेरे खींच रहा हूँ ना झटके से ये निकल रहा है। तो फिट एंड फिनिश इसका अच्छा है, वैक्यूम क्लीनर की भी क्वालिटी अच्छी है, चीप प्लास्टिक कहीं से नहीं लग रहा है आपको, और उनो मिंडा एक बहुत पुराना ब्रांड है, तो एक भरोसा कई बार कंपनी भी दिलाने की पूरी कोशिश करती है। तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कुछ गंदगी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। और एक और अच्छी चीज़ है कि अगर आप अंधेरे में कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो आप इसका LED भी जला सकते हो, ये इस तरह से। तो आपको ये उजाला का समय है तो ये ऐसा डायरेक्ट है कि आपको विजिबल होगा। आप पास आके दिखाइए, आप ये देखिएगा, ये यहाँ पे पॉइंट है, ये देखिए खींच लिया, ये देख रहे हैं, ये अंदर चला गया। ये जो गंदगी यहाँ पे बैठी हुई है, ये आप देखो ये किस तरह से पूरी अंदर चली जा रही है। इसमें जो भी गंदगी है इस कोने वाले पार्ट में, क्योंकि क्या होता है हम लोग कपड़े से तो पोंछ लेते हैं कोई भी चीज़, लेकिन अंदर की जो डस्ट होती है वो कई बार नहीं निकलती है। कितनी गंदी रहती है। ये मैं जैसे किया, पूरी तरह से ये क्लीन हो गया है। अब अंदर की तरफ ये एकदम साफ हो गया है। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये गंदगी, ये वेलक्रो का पार्ट रहता है, बच्चे चिप्स वगैरह गिरा रखे हैं, ये इसमें चिपका हुआ है। अब इसमें ये सक कर पाता है कि नहीं, ये देखो आप, ये नीचे जा रहा है, ये पोर्शन अगर आपको दिख रहा हो पूरा, ये यहाँ पे पीछे की तरफ भी आप जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी कुछ गिरा हुआ है। ये इस तरह से ये पूरा क्लीन हो गया है। ये जितना भी वेलक्रो वाला पार्ट है अब ये वापस से क्लीन हो गया। तो अब आप देखें कि कितना हद तक इसका सक्शन पावर कितनी अच्छी है। 100 किलोवाट का जो सक्शन पावर है वो दिख रहा है, क्योंकि वेलक्रो वाली जैसी चिपकी हुई चीज़ पे भी आराम से ये निकाल ले रहा है। और दूसरा, आप इसको डिटैच करके बड़े आराम से इसकी गंदगी फेंक सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये इस तरह से निकलेगा। देखो इसमें भी गंदगी फंसी हुई है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो किस तरह की गंदगी, ये देखो हाथ पे, ये छोटी छोटी चीज़ रहती है जो हमें नहीं दिखती है लेकिन कार में अंदर रहती है और एक तरह से स्टक रहती है। अब ये देखिए, ये इसका ये पार्ट दिया हुआ है और ये प्रॉपर लॉक है। यहाँ से मैंने इसको लगाया और इस तरह से इसको लॉक कर दिया, ये एकदम फिक्स हो गया। अब इस पार्ट को भी ओपन कर लेते हैं कि इस तरह से करके इस पार्ट को जब लगाएंगे ना थोड़ी सी हवा भी निकलेगी, तो ये मत डरना कि भैया हवा निकलने लगी। इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर दोगे तो लॉक हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे ही ये मीटर आप देखिएगा इसमें दिखा रहा है 30 के आसपास हवा दिखा रहा है। अब इसको जैसे ही मैं ऑन करूँगा, इस वक्त इसको आप पीछे की तरफ करोगे, ये किए, ये ऑन हो गया। देख रहे हो आप, थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया। तो बहुत तेज़ हवा बढ़ता है और इतने पावरफुल बहुत सारे जो आपके वो आते हैं, क्या कहते हैं, टायर इन्फ्लेटर, वो इतनी तेज़ हवा नहीं भर पाते हैं। इसको आप इजीली बहुत जल्दी पूरा भर के तैयार कर लोगे। और कहीं रास्ते पे अगर थोड़ा सा बड़ा भी पंचर होगा ना तो आप जल्दी हवा भर के पंचर के स्पॉट तक पहुंच जाओगे, जो टायर रिपेयरिंग सेंटर होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो भाई एक तरह का ये काम का गैजेट तो है ही, और साथ ही आपको ईजी टू कैरी है, कॉम्पैक्ट है, हैंडी है, यूज़ करने में भी। ये देखो आप, मैंने अपने हिडन स्पेस में बढ़िया इस डब्बे को अंदर रख दिया है और भाई ये आराम से आप इसको रख दो, बंद कर दो, और जब ज़रूरत पड़े तो इसको कहीं भी आपको क्लीन करना हो तो आप क्लीन भी कर सकते हो। साथ ही अगर रास्ते में ट्रैवल कर रहे हो, कुछ हुआ, तो टायर इन्फ्लेटर जो कंपनी वाला देता है उससे बेटर ये काम करता है। तो दोस्तों आप बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो, और हैरियर को लेके जो भी आपकी शिकायत या डाउट्स थे वो पूरी तरह से क्लियर हो गए। साथ ही ये गैजेट क्या आप अपनी कार में रखना पसंद करोगे? अगर आप इसको लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप इसको क्लिक करके परचेज़ भी कर सकते हो। तो दोस्तों स्टे सेफ, सीट बेल्ट लगाओ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।